हेलो गाइस, आज पढ़ते हम लोग स्टैंडर्ड 9 जीबीएसई की लेसन नंबर 9 सिविक्स की फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ अ स्टेट पॉलिसी। इंट्रोडक्शंस देखेंगे। इंट्रोडक्शन में यहाँ पे ऐसा बताया गया कि हम लोगों ने प्रीवियस लेसन्स में ऑलरेडी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेम्बल और इम्पोर्टेंस जो कॉन्स्टिट्यूशन के पिलर है उसके बारे में बात की। हम लोग ये लेसन में स्टडी करने वाले हैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ अ स्टेट पॉलिसी। फर्स्ट पढ़ते हैं ह्यूमन राइट्स। Human rights are those rights which not only given the persons his and her basic existence, but also the overall development in which society have to construct an environment in which enable him and her to grow. ह्यूमन राइट्स का मतलब ये हो गया कि पर्टिकुलरली किसी पर्सन को, वो ही हो या शी हो, उसको राइट्स देना है ताकि उसका बेसिक एक्सिस्टेंस बना रहे और साथ में उसका जो बेसिक ओवरऑल डेवलपमेंट है पर्टिकुलरली एनवायरनमेंट में हो पाए ताकि वो अच्छे से ग्रो हो पाए। इन एवरी डेमोक्रेटिक कंट्री द सिटीजन्स आर कन्फर्ड विद द बेसिक राइट्स। सारी डेमोक्रेसी में लोगों को, पीपल को बेसिक राइट्स दिए जाते हैं। पर्सन इज नॉट डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट कैन एक्सपीरियंस द बेसिक राइट्स। देखने जाए जो पर्सनस है वो कास्ट या फिर क्रीड या फिर राइट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किए जाएंगे, भेदभाव नहीं किए जाएंगे। प्रोटेक्शन ऑफ दिस राइट्स आर अश्योर्ड बाय द सोसाइटी एंड नेशन एज वेल। और वो जो राइट्स उन्हें दिए गए हैं वो सोसाइटी और नेशन उसे अश्योर करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। द पर्सनस जो बर्थ से या फिर किसी भी हिसाब से वो पर्टिकुलरली वो कंट्री का है तो उसको वो राइट्स मिल जाएंगे। द पर्सन बाय हिज बर्थ ओन राइट्स which are his and her basic rights which are known as a human rights। और जो भी ये बेसिक राइट्स उसको उसके बॉन्ड से ही मिल जाते हैं उसको ह्यूमन राइट्स बोलते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज़ डिक्लेयर ह्यूमन राइट्स 10 दिसंबर 1948। जो यहाँ पे यूएन है उन्होंने जनरल असेंबली में ऑलरेडी ह्यूमन राइट्स को घोषित कर दिया था 10 दिसंबर 1948 को। 10 दिसंबर को इसीलिए हम लोग ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट करते हैं। From a global announcement of the human rights, certain basic and important rights are added in the Constitution of India। ग्लोबल अनाउंसमेंट्स के हिसाब से कुछ ह्यूमन राइट्स इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड ऑन किए गए हैं। देयरबाय राइट्स प्रोटेक्ट किए जाते हैं डिग्निफाइड वे में। दोज ह्यूमन राइट्स विच आर इंक्लूडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर नोन एज फंडामेंटल राइट्स। और जो भी राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऐड करती है उसको फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। दिस ह्यूमन राइट प्रोक्लेम द ह्यूमन बीइंग टू लिव इन द डिग्निफाइड वे। ह्यूमन राइट्स प्रोक्लेम करते हैं कि ताकि ह्यूमन बीइंग जो है वो एक अच्छा खासा डिग्निफाइड लाइफ जी पाए। फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द ह्यूमन बीइंग द बेसिक नीड जैसे कि फूड, क्लोथ, शेल्टर्स, एजुकेशन, हेल्थ शुड बी रिसीव इन द डिग्निफाई एंड द रिस्पेक्टफुल वे। ताकि हर ह्यूमन बीइंग को उनकी जो बेसिक ज़रूरत है, फूड है, क्लोथ्स है, शेल्टर है, एजुकेशन है, हेल्थ, वो मिल पाए। डेमोक्रेटिक कंट्री अलाउ इट्स सिटीजन टू एंजॉय द इक्वल राइट्स फॉर द मल्टीफेसेट्स डेवलपमेंट। डेमोक्रेटिक कंट्री अपने सिटीजन को अलाउ करती है ताकि वो ये सारे राइट्स की यूज़ से वो अपना हर वे में डेवलपमेंट कर पाए। द स्टेट गारंटीड सच अ कंडक्टिव एनवायरनमेंट वेयर एज वन हैज़ प्रोटेक्टिव ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। और स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट करती है कि ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की ट्राई करती है ताकि फंडामेंटल राइट है वो प्रोटेक्टेड रहे। ट्रू आइडेंटिटी ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम्स। और ये सारी जो है वो एक अच्छी डेमोक्रेटिक सिस्टम की निशानी है। फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ते हैं। द नेशनल स्टेबिलिटी, प्रोटेक्शन ऑफ द सिटीजन, फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी आर प्रोटेक्टेड थ्रू आउट द फंडामेंटल राइट्स। नेशन की स्टेबिलिटी के लिए और सिटीजन की फ्रीडम की प्रोटेक्शंस के लिए और डेमोक्रेसी के लिए फंडामेंटल राइट्स कुछ नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, rights to freedom of religions, culture and the educational rights, rights to constitutional remedies। पहला पढ़ते हैं राइट टू इक्वालिटी। इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ अ लॉ आर इंक्लूडेड इन राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी का मतलब हो गया कि आप सब जो इक्वल हो लॉ के सामने और इक्वल प्रोटेक्शंस मिलता है आपको। लॉफुली आपको एक इक्वल प्रोटेक्शंस मिलता है सबके लिए, अमीर हो गरीब हो सबके लिए। दिस फंडामेंटल राइट्स इज अ मेजर फाउंडेशन ऑफ ऑल द राइट्स एंड देन प्रिविलेजेस गारंटीड टू द इंडियन सिटीजन। ये सारी अगर देखने जाए जो भी हम लोग को फंडामेंटल राइट्स मिलती है उसका बेस कोर माना जाता है। इट्स अ हार्ड कोर एंड दिस इज द वन ऑफ द चीफ गारंटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये सबसे मेन गारंटी है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपने सिटीजन को देती है। दस इट इज़ इम्पेरेटिव दैट देन एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज़ ईजी एक्सेस टू द कोर्ट टू एक्सरसाइज हीज एंड हर राइट टू इक्वालिटी। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो एक सिटीजन अपने राइट्स ऑफ इक्वालिटी को पाने के लिए कोर्ट तक भी जा सकता है फॉर जस्टिस। अकॉर्डिंग टू दिस राइट्स नो पर्सन शैल बी शोन्स ऑफ फेवरेटिज्म्स ऑन द बेसिस ऑफ, किसी भी को ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज, इस हिसाब से कोई फेवरेबल नहीं मिलेगा, चॉइस नहीं दी जाएगी, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। लॉ इज इक्वल टू दी ऑल
from the peon to the prime minister, if they are act against law, they treated equally are bounded to guarantee generally court of law. अगर देखने जाए तो पियून से लेके प्राइम मिनिस्टर के लिए सब के सब लॉ के सामने सेम है, उनको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। एंड जनरल कोर्ट ऑफ जो लॉ है उनमें ये सब के सब बाउंडेड हो जाएंगे, अमीर से लेके गरीब तक सब। हाउएवर द प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट हैव सर्टेन प्रिविलेजेस, सिर्फ प्रेसिडेंट और गवर्नर के कुछ प्रिविलेजेस होते हैं। In each every circumstances, the law should be prevail equally. There should be no discriminations or the specific favoritism show to the any particular persons of the class. Law सबके लिए सेम होता है, कोई भी क्लास के लिए, कोई कास्ट ग्रेड के लिए कोई भी स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं होते हैं, कोई भी फेवरेटिज्म नहीं होता है कि ये मेरा फेवरेट कास्ट है ये नहीं है और यही बेसिस पे इंडिया का जो कल्चर है या फिर रिलीजन है वो ग्रो करेगा, ऐसा कोई भी बेसिस नहीं लेते हैं। एवरी लॉ शुड बी इक्वली डिसएनिमेटेड। देखने जाए तो सबको लॉ के सामने इक्वली ट्रीट किया जाता है। एवरी पर्सन शैल हैव अ इक्वल एडमिटेंस टू द पब्लिक प्लेस लाइक शॉप, रेस्टोरेंट, होटल, पब्लिक एंटरटेनमेंट पैलेस एंड places and have equal access to the roads, lakes and the use of the public wells and the bathing guard. जो भी सारी पब्लिक जो एमिनिटीज जैसे कि शॉप है, रेस्टोरेंट्स है, होटल्स है और पब्लिक एंटरटेनमेंट के प्लेसेस हैं, रोड्स है, लेक्स है, ये सब को इक्वली राइट्स वो लोग सब यूज़ कर सकते हैं बिना कोई डिस्क्रिमिनेशन के। However, the state has a right to make any special arrangement for the women and the children or for the development of any social, economical, caste, regions, creed, descents or the place of the birth in respect of any government services and the higher education under the state. अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो चिल्ड्रंस या फिर वुमेन के लिए कुछ प्रिविलेजेस रख सकती है, जैसे कि पार्क्स बनाना या फिर कुछ और हायर एजुकेशंस के लिए कुछ स्कूल्स खुलवाना। ये कोई भी कास्ट के लिए, क्रीड के लिए या फिर प्लेस ऑफ बर्थ के लिए कोई भी बिना डिस्क्रिमिनेशंस किए बिना वुमेन और चिल्ड्रंस के लिए या फिर ST BCs के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए गवर्नमेंट चाहती है तो फिर बिना कोई डिस्क्रिमिनेशंस से स्टेट गवर्नमेंट ये सारे प्रिविलेजेस उन्हें दे सकती है। In the matter of the state public service, equally opportunity have to be offered to the all the citizens और सारे citizens को जो भी public services है जो government provide करती है वो equally हासिल करने का, access करने का rights मिलता है। However, the state is given permission to make the decisions regarding the required qualification for the said services. अगर देखने जाए तो state अगर कोई भी decisions लेती है तो उसके लिए वो service भी provide करती है। State is given permissions to make a decisions regarding require या फिर qualification for the said services और सारी जो said services के लिए जो state है वो permissions भी देती है और वो decisions भी बना सकती है उसके लिए। As a guarantee to the social justice, personal dignity, untouchability is abolished. अगर हम लोग को गवर्नमेंट को स्पेशली अगर हम लोग को सोशल जस्टिस देना है और हम लोग की डिग्निटी के बारे में सोचना है तो पहले तो उनको अनटचेबिलिटी अबॉलिश करना होगा जो उन्होंने कर दिया हुआ है। इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज प्रोहिबिटेड एंड पनिशेबल ऑफेंस। अगर आप देखने जाए तो जो भी अनटचेबिलिटी परफॉर्म करता है तो फिर उन्हें पनिशमेंट दी जाती है और वो पनिशेबल ऑफेंस माना जाता है। टाइटल्स, एपिथेट्स with the create artificial discrimination in society have been removed। और जो सोसाइटी में कास्ट, क्रीड या फिर पर्टिकुलरली एपिथेट्स या फिर टाइटल्स के बेस ऑन जो भी डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव होते हैं वो रिमूव कर दिए गए हैं। एडजेक्टिव्स है जैसे कि पहले नाम के बिफोर यूज़ किए जैसे कि सर, दीवान जी, राय बहादुर, ये सारे रिमूव कर दिए गए हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस government in order to felicitate special contributions and achievement of the individual in the various fields give the special awards। और जो भी इंडिविजुअल अच्छा परफॉर्म करता है ऑन द बेसिस ऑफ द वेरियस अचीवमेंट्स, जो इंडिविजुअल अगर ट्राई करता है बहुत सारे अपने कंट्रीब्यूशन देने का, लोगों को बचाने का अच्छा काम करता है, उसके लिए इंडिया की गवर्नमेंट ने स्पेशल अवार्ड्स अवेलेबल करवाया है। दैट इज़ भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण, परमवीर चक्र, ये सारे के सारे जो अवार्ड है जो इंडिया के लिए अच्छा काम करते हैं उन्हें दिए जाते हैं। परमवीर चक्र इज अवार्डेड इन मिलिट्री सर्विसेज। परमवीर चक्र एक्चुअली जो मिलिट्री सर्विस में जो बेस्ट होते हैं उन्हें दिया जाता है। एडजेक्टिव जैसे कि जनरल, मेजर, चीफ मार्शल्स, फील्ड मार्शल्स, ये उनके मिलिट्री सर्विस के नाम में आगे जो जोड़े जाते हैं विच इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ वायलेशन ऑफ द राइट टू इक्वलिटी। और ये जब जोड़े जाते हैं तो ये ह्यूमन राइट्स की जो हमारी जो राइट है, राइट टू इक्वलिटी, उसका वायलेशन नहीं है। ये उनके परमवीर जो चक्र दिया हुआ है उनके बेसिस पे ये एडजेक्टिव्स उन्हें दिए जाते हैं। एम ऑफ दिस राइट्स इज टू फॉर्म एन इक्विटेबल सोसाइटी एंड देयरफॉर एस्टैब्लिश द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया। सब लोगों के बीच में इक्वालिटी रहे, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने रूल ऑफ लॉ करके ये जो कॉन्स्टिट्यूशन एक
रूल्स डाला हुआ है जो सबके लिए इक्वालिटी शो करता है। To provide a specific service to the different type of a group or class, they can be different type of a provision under the law, for example। और जो भी स्पेशल सर्विसेज है जो पर्टिकुलर ग्रुप और क्लास को दी जाती है वो कुछ नीचे प्रोविजन के फॉर्म में दी गई है, जैसे कि देयर आर द डिफरेंट लॉ फॉर द एडवोकेट्स, डॉक्टर, टीचर्स, इंश्योरेंस एजेंसी, वुमेन और जुवेनल्स। ये सब के लिए अलग अलग लॉज डिसाइड किए जाते हैं उनके वर्किंग स्टाइल के हिसाब से। एंड प्रिंसिपल सिर्फ इतना है, इक्वल पे फॉर द इक्वल वर्क। मैन हो वुमन हो जो भी है, जो जितने घंटे काम करता है मैन का जितना वेटेज होगा उतना ही फीमेल का होगा। नेक्स्ट देखते हैं राइट्स टू फ्रीडम। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड द सिटीजन ऑफ इंडिया 6 टाइप ऑफ फ्रीडम, वो जो नीचे लिस्ट आउट की हुई है। फर्स्ट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है टू असेंबल पीसफुल विदाउट आर्म, वो इकट्ठा हो सकते हैं बिना किसी हथियार के। पहले में हम लोग देखेंगे दैट इज स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हम लोग हमारी बातें जाहिर कर सकते हैं, बता सकते हैं। थर्ड है टू फॉर्म एन एसोसिएशन और यूनियन, हम लोग हमारे लिए ग्रुप बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं। टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी टू इंडिया, फोर्थ है हम लोग इंडिया की टेरिटरी में मूव कर सकते हैं बिना किसी परमिशंस के, जहाँ जाना है हम लोग जा सकते हैं। फिफ्थ टू रिसाइड्स एंड सेटल्स इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, हम लोग इंडिया की टेरिटरी में जहाँ मन चाहे वहाँ पर रह सकते हैं। सिक्स है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशंस, हम लोग कोई भी प्रोफेशंस हम लोग फॉलो कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, और हम लोग कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, कोई भी ट्रेड कर सकते हैं या फिर कोई भी ऑक्यूपेशन अपना सकते हैं। ये कुछ फ्रीडम दिए हुए हैं, दिस आर आवर राइट्स। दिस राइट्स आर utmost important for the overall development of the personality and expression of Indian citizens। ये राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करने में और इंडियन सिटीजन को एक्सप्रेस करने में और डेमोक्रेसी की जो हारमोनियस वर्किंग है या फिर हेल्दी लाइफस्टाइल है हमारी शो करने के लिए हेल्प करता है। एनी इंडिविजुअल कैन नॉट एक्सरसाइज दिस फ्रीडम ऑटोनोमसली और इरेस्पॉन्सिबली, हमें ये सारे राइट्स दिए जाते हैं। इसका मतलब ये हमें नहीं हो गया कि हम लोग इसको इरेस्पॉन्सिबिलिटी से या फिर हम लोग इसको टेक इट ग्रांटेड ले लें। द स्टेट कैन कंट्रोल एंड लिमिट दिस राइट्स टू द फ्रीडम इफ दे गो अगेंस्ट द वेलफेयर, पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द सोसाइटी। स्टेट चाहे तो इसको कंट्रोल में ला सकती है अगर उसे लगता है कि हम लोग लोगों के भले के लिए या फिर पीस के लिए या फिर सोसाइटी की सिक्योरिटी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, या फिर हम लोग वर्क नहीं कर रहे, हम लोग अगेंस्ट जा रहे हैं लोगों के अच्छे के लिए, या हम लोग शांति नहीं बरकरार रख रहे हैं स्टेट में, तो हम लोग की जो राइट्स है वो स्टेट कंट्रोल कर सकती है। दिस हैज़ बिन क्लियरली मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट हैज़ बिन स्टेटेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाउ द राइट्स आर एक्सरसाइज। और ये सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डीपली लिखी हुई है कि ये सारे राइट्स है किस हिसाब से फॉलो की जाएंगे और किस हिसाब से एक्सरसाइज किए जाते हैं। Indian citizens have been given the freedom of a speech and expression. This can be expressed either orally, verbally, throughout the gestures. हमें पहला मिलता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब हम हमारी चीज़ें किसी भी फॉर्मेट पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाहिर कर सकते हैं, बता सकते हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि हम लोग ओरली बोल के, लिख के या फिर हमारे जेस्चर्स के थ्रू हम हमारी फ्रीडम जाहिर कर सकते हैं, बट does not provide for the exercising this right in unlimited and restrained manner। अगर देखने जाए तो ये सारी जो है वो लिमिटेड क्वांटिटी में होती है, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड वे में हम लोग हमारी बातें रख पाए सब चीज़ों के सामने, और इसे अनरिस्टेन किया जाता है, मतलब उसको काबू में रख दिया जाता है कि वो पर्टिकुलरली आप ऐसा नहीं हो कि सामने वाला बहुत गलत चीज़ बोल रहा है और आप कुछ नहीं बोले, स्टेट कुछ नहीं बोले, गवर्नमेंट कुछ नहीं बोले। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसका मतलब ये नहीं है जो चाहे वो बोले। हाँ, अगर वो सबके भले के लिए बोल रहा है तो फिर उसको अलाउ किया जाता है, अगर नहीं तो फिर उसको रिस्ट्रेन किया जाता है। सर्टेन नेसेसरी कंट्रोल एंड लिमिटेशंस हैव बीन स्टेटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ रिस्ट्रिक्शंस कंट्रोल जो कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए हुए हैं। The state can put the required controls throughout the law and order for maintaining the unity and integrity of India and safety of the state, for amicable relations with the foreign nations, public management, public peace, compromises, safety, morality, discipline, contempt of the court, defamations and provoking violation for the crime। अगर ज़रूरत पड़े तो अपने देश की इंटीग्रिटी के लिए, यूनिटी के लिए, फॉरेन नेशंस के साथ जब भी रिलेशंस बरकरार कर रहे हैं तब, पब्लिक मैनेजमेंट के टाइम, पब्लिक पीस के टाइम, कॉम्प्रोमाइजिंग सेफ्टी, डिसिप्लिन के टाइम, हमारी मोरलिटी के टाइम, यहाँ पे कुछ जो लॉज अप्लाई कर दिए जाएंगे जो हमारे जो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है उस पर कंट्रोल लाने का काम करते हैं। इन शॉर्ट हमें ये सारे फील्ड में एक्सरसाइज करने को मिलेंगे हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में, हम लोग गलत नहीं बोल सकते इन शॉर्ट।
द पर्पस बिहाइंड द फ्रीडम ऑफ अ प्रेस थ्रू विच द आइडिया एंड ओपिनियन पुट फोर्थ फॉर द पब्लिक वेलफेयर हैज़ नॉट बीन सेपरेटेड मेंशंस। इसका मतलब ये हो गया जो हमारे यहाँ जो न्यूज़पेपर और जो पब्लिक प्रेस काम कर रही है वो हमारे अच्छे के लिए काम कर रही है, और उन्हें इसलिए ये राइट्स टू एक्सप्रेशन दिया गया है दैट दे कैन पुट द पॉइंट फॉर द पब्लिक, बिहाफ ऑफ द पब्लिक, लोगों के लिए या फिर लोगों के द्वारा लिखे गए या फिर बताए गए जो पॉइंट्स है वो रख पाए। सो दैट इज़ वाई प्रेस को, न्यूज़ वालों को राइट्स टू एक्सप्रेशंस दिया जाता है। द लेटेस्ट अमेंडमेंट 2009 जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है वो है कन्फर फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज ऑफ किड्स। अगर 2009 के लेटेस्ट अमेंडमेंट के बारे में बात करें तो हमारे यहाँ अमेंडमेंट है कि 6 to 14 ईयर्स के जो भी एज वाले किड्स है उन्हें कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन दिया जाए। इफ़ अ पर्सन इज़ नॉट कन्विक्टेड फॉर द क्राइम देन ही कैन नॉट बी सेंटेंस टू द पनिशमेंट और मोर पनिशमेंट देन वन प्रिस्क्राइब बाय द लॉ, cannot be given the punishment more than once and cannot be given to the same convicted person। देखे जाए तो जब भी अगर कोई भी पर्टिकुलर इंसान कोई भी क्राइम परफॉर्म कर रहा है या फिर वो क्रिमिनल है तो उससे ज़्यादा पनिशमेंट मतलब देखने जाए तो उसको उसकी पनिशमेंट से ज़्यादा पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, जो लॉ में प्रिस्क्राइब की हुई है उतनी ही पनिशमेंट दी जाएगी। एक ही प्रिजनर को, एक ही क्रिमिनल को एक से ज़्यादा पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, जो एक डिस्क्राइब है वही की जाएगी। और ऐसा नहीं हो कैन नॉट बी गिवन टू द सेम कन्विक्टेड पर्सन की एक ही पर्सन को एक बारी पनिशमेंट दी और फिर वापस से पनिशमेंट मिलेगी बिना कोई बेसिस पे। सो सारे गुनाहों के लिए एक ना एक पनिशमेंट डिसाइड की गई होती है, वही दे दी जाती है, ना ज़्यादा ना कम। नो इंडिविजुअल कैन बी डिप्राइव ऑफ हिज लाइफ लिबर्टी एक्सेप्ट बाय द प्रोसीजर ऑफ अ लॉ। लॉ के हिसाब से कोई भी अपनी लाइफ ख़राब तरीके से या फिर ख़राब तरीके से नहीं जी सकता, मतलब उनको सारे प्रिविलेजेस दिए जाते हैं एंड आज़ादी में भी ले सकते हैं, आज़ादी भी इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिटेशंस ऑफ लॉ के अंदर। नो वन कैन बी अरेस्टेड विदाउट बीइंग टोल्ड द ग्राउंड फॉर सच अरेस्ट, और किसी भी बेसिस पे नहीं बोला जाएगा कि आपको क्यों अरेस्ट किया जाएगा, ऐसा नहीं बनेगा। आपके रीजंस बताए जाएंगे कि आपको अरेस्ट क्यों किया जा रहा है, बेसिस के बिना आपको अरेस्टमेंट नहीं किया जाएगा। If the arrested the person has the rights to defend himself or herself by the lawyer or by his choice, जब भी उसे अरेस्ट किया जाएगा तो उसे अपना लॉयर रखने का एक मौका मिलेगा अपने बिहाफ के लिए, अपने बचाव के लिए। एन अरेस्टेड पर्सन हैज़ टू बी बॉट बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर, और जो भी अरेस्टेड पर्सन है उसको 24 आवर्स के सामने, 24 आवर्स के अंदर जो मजिस्ट्रेट है, जज है, उनके सामने रखा जाएगा, उनके लाया जाएगा। विदाउट द परमिशन नो इंडिविजुअल कैन केप्ट इन द कस्टडी, बिना किसी परमिशन के कोई भी गुनहगार को कस्टडी में नहीं रखा जाएगा या फिर किसी नॉर्मल इंसान को कस्टडी में नहीं रखा जाएगा। एज पर द प्रोहिबिशन एक्ट द पर्सन्स अंडर अरेस्ट विल नॉट बी एप्लीकेबल टू बी अफोरसेड मैटर। किसी भी पर्सन को जब अरेस्ट किया जाएगा तो वो पहले से प्रिडिक्ट नहीं किया जाएगा, इट शुड बी अनप्रिडिक्टेबल। अफोरसेड का मतलब होता है प्रिडिक्टेबल, तो हम लोग उसको पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि हम उसको अरेस्ट करने वाला है। दिस इज द प्रोहिबिशन एक्ट। प्रिवेंटेशन डिटेंशन देखेंगे, इफ द स्टेट एंटिसिपेट एनी क्रिमिनल डीड और एक्टिविटी फ्रॉम एनी पर्सन देन एज द प्रिकॉशनरी मेजरमेंट दैट पर्सन कैन बी डिटेन बाय द स्टेट अंडर द प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट। अगर स्टेट एंटिसिपेट करता है कोई किसी पर्टिकुलरली किसी इंसान ने क्रिमिनल एक्टिविटी की हुई है और फ्रॉम एनी पर्सन, देन प्रिकॉशनरी मेजरमेंट के लिए उसको डिटेंशन में रख दिया जाता है, थोड़ी दिन के लिए निगरानी में रख दिया जाता है। द पर्पस ऑफ दिस एक्ट विल नॉट बी पनिश अ कन्विक्ट बट टू स्टॉप हिम फ्रॉम डूइंग द क्रिमिनल एक्टिविटीज़। का मतलब ये हो गया कि उसको गुनहगार नहीं माना जाएगा, उसको कन्विक्ट नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं होगा कि उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन वो क्रिमिनल एक्टिविटी ना करे आगे जाके, वो ध्यान रखने का काम स्टेट, सोसाइटी या फिर एनी इंडिविजुअल के अंदर ना करे, तो उसको स्टॉप करने के लिए वो डिटेंशन में रखा जाता है, निगरानी में रखा जाता है। अंडर दिस एक्ट द पर्सन कैन बी डिटेन नॉट मोर देन 3 months, और 3 महीने से ज़्यादा उसकी निगरानी नहीं की जाएगी। द डिटेंशन ऑफ द ऑर्डर कैन बी कैंसल बेस्ड ऑन द ओपिनियन ऑफ अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट और द मेंबर ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड। अगर सुप्रीम कोर्ट जो जजेस है और जो मेंबर है एडवाइजरी बोर्ड के, अगर वो ओपिनियन बना लेते हैं कि वो डिटेंशन कैंसिल होना चाहिए तो वो कैंसिल भी हो सकता है। स्टेट कैन डिसाइड द टर्म ऑफ डिटेंशन, और जो स्टेट है उसकी डिटेंशन की टर्म डिसाइड करती है। थर्ड देखते हैं राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस। राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब अगर कोई चीज़ ख़राब हो रही है तो उसके खिलाफ खड़े होने की, आवाज़ उठाने के लिए जो राइट्स मिलता है वो। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू सी द एनी पर्सन डज नॉट सफर द एक्सप्लॉयटेशन एंड देन हैंड ऑफ द अदर पर्सन एंड एक्सप्लॉइट फ्री सोसाइटी इज एस्टैब्लिश। ये राइट्स ट्राई करता है देखने का कि आप
कोई आपको एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहा है, कोई आपको बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा है, कोई आपका फ़ायदा तो नहीं उठा रहा है। ये लॉ इसके लिए बनाया गया है कि ताकि फ्रीली सब अपनी सोसाइटी में अच्छे से रह पाए। दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू दिस राइट्स। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जैसे कि ह्यूमन को ले बेचना, सौदा करना ह्यूमन को, ड्रगरी मतलब सारे जो ड्रग्स के कारोबार है वो करना, स्लीवरी मतलब गुलामी, फोर्स लेबर आर बैंड और ज़बरदस्ती काम करवाना, ये सारे बैंड है हमारे यहाँ। वायलेशन ऑफ दिस राइट्स इज़ पनिशेबल ऑफेंस, और जो भी ये एक्टिविटी करेगा ये पनिशेबल ऑफेंस है। इलीगल ट्रेड ऑफ द चिल्ड्रंस वुमन, और चिल्ड्रंस को लेना बेचना, लेबर करवाना, इम्पोज स्लेवरी गुलामी में रखना, वर्क विदाउट पे काम करवाना बिना सैलरी पे किए हुए। ओल्ड ड्रगरी सिस्टम्स हैज़ टू बी एंडेड थ्रू दिस राइट्स, और जो पुरानी जो सिस्टम चली आ रही है ये राइट्स उसको बैन करने का काम करता है, एंड करने का काम करता है। टू टेक वर्क फ्रॉम एनी पर्सन विदाउट पेइंग दैम और पेइंग दैम लेस देन द मिनिमम वेजेस, फोर्स और इम्पोज लेबर इज पनिशेबल एक्ट। देखने जाए तो अगर वो बहुत ही घंटे काम कर रहा है और उसको कम सैलरी दी जाती है तो दैट इज़ ऑल्सो पनिशेबल लॉ, और ये इसके अंदर राइट्स मिलता है, आप कोर्ट में जा सकते हो। एनी चिल्ड्रंस जो 14 ईयर्स के नीचे है उसको फैक्ट्री में या फिर माइंस में या ऐसे डेंजरस प्रोफेशंस में, गैरेज में, होटल में एम्प्लॉय नहीं किया जाएगा, या फिर घर के काम के लिए उनको अपॉइंट नहीं किया जाएगा। अंडर द प्रोहिबिशंस ऑफ द चाइल्ड लेबर एक्ट ऑल दिस आर पनिशेबल ऑफेंस, और जो भी ये करता है पनिशेबल ऑफेंस हो गया। Mandatory service can be short from the nanny person for the purpose of public welfare of a state military service in any field, irrespective of a gender, caste, क्लास, विद और विदाउट रेम्यूनरेशंस। अगर कंपलसरी सर्विस आपको देनी पड़ेगी, अगर लोगों के अच्छे के लिए, अगर जनता के अच्छे के लिए काम किए जाने वाले होंगे तो मिलिट्री सर्विसेज बिना किसी पैसे के रेम्यूनरेशंस पे, बिना किसी रिलीजन, जेंडर या फिर कास्ट या फिर किसी भी क्लास से बिलोंग करते होते हैं तो ये मैंडेटरी सर्विस उनको देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। नेक्स्ट देखते हैं राइट्स टू फ्रीडम ऑफ अ रिलीजन। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन फॉलो एनी रिलीजन्स ऑफ द चॉइस एंड कैन प्रमोट एंड propagate the same in the mention in the provision of the Constitution of India। देखने जाए तो इंडिया की सिटीजन को ये राइट्स मिलता है कि वो कोई भी धर्म को चॉइस कर सकते हैं और किसी को भी प्रमोट कर सकते हैं, बट दिस राइट्स टू बी इंजॉय विद इन द pre-missables limit so that it does not affect the freedom of the public administration। ये इसीलिए इसको लिमिट में रखी जाती है ताकि लोग अपनी एडमिनिस्ट्रेशंस का, लोगों के ऊपर का जो भी भगवान का विश्वास है वो कॉन्स्टिट्यूशन पे फ़र्क ना पड़े, इफेक्ट ना पड़े, और सबकी जो लिमिटेशन है वो लिमिट की जाती है ताकि उनकी मोरालिटी, हेल्थ ऑफ सोसाइटी बनी रहे। सब रिलीजियस गैदरिंग के लिए मिल सकते हैं, भगवान को प्रेयर के लिए मिल सकते हैं, ऑफरिंग कर सकते हैं, ये सब चीज़ें इंक्लूडेड नहीं होती है। ये आप जो मन चाहे वो फॉलो कर सकते हो, लेकिन जो भी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन में आती है, मोरालिटी या हेल्थ में आती है, वो रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट कर सकती है। द स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव एनी रिलीजन्स ऑफ इट्स ओन एंड इंडियन स्टेट्स इज नॉट रन एज पर द प्रिंसिपल ऑफ द रिलीजन सेक्ट। हमारे इंडिया का कोई रिलीजन नहीं है कि ज़बरदस्ती आपको वही फॉलो करवा दिया जाएगा। द स्टेट कैन नॉट बी इंटरफेयर इन द रिलीजियस मैटर और द रिलीजियस बिलीफ ऑफ एन एनी ग्रुप। स्टेट कभी भी आपके रिलीजियस मैटर में या फिर रिलीजियस बिलीफ में, आपकी मान्यता में बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा। द रिलीजियस ग्रुप have been given the freedom to establish any religious organizations and can manage and administer them for the religious and then philanthropic aim। देखने जाएंगे तो जो भी रिलीजियस ग्रुप है अपनी मर्जी से अपने मंदिर को बना सकते हैं, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशंस कर सकते हैं, उसको कैसे चलाना है वो डिसाइड कर सकते हैं, और एक पर्टिकुलरली जो फिलेंथ्रोपिक एम्स मतलब पर्टिकुलरली एम से जो उन्हें चलाना है उसके लिए गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। द स्टेट कैन नॉट यूज द फंड्स कलेक्टेड थ्रू द पब्लिक टैक्सेस और पब्लिक फंड्स फॉर द बेनिफिट एंड डेवलपमेंट ऑफ एनी स्पेसिफिक रिलीजन एंड सेक्ट। और जो भी गवर्नमेंट टैक्सेस के थ्रू जो भी कलेक्शंस लेती है वो पब्लिक के लिए यूज़ कर सकती है, लेकिन रिलीजियस को प्रमोट करने में या फिर रिलीजन्स के सेक्ट को प्रमोट करने के लिए नहीं यूज़ कर सकती। द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रनिंग ऑन द गवर्नमेंट ग्रांट कैन नॉट इम्पार्ट रिलीजियस एजुकेशंस और कंपेल द स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन एनी रिलीजियस एजुकेशन और अटेंड एनी रिलीजियस मीट। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है जो गवर्नमेंट ये कभी ग्रांट नहीं करती कि आप एजुकेशनल प्रोग्राम करो, या फिर स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं बोलेगी कोई भी रिलीजियस एजुकेशंस के लिए। वो आपके ऊपर होगा कि आपको आपके धर्म का जो भी नॉलेज है वो आप खुद ले सकते हो, ये गवर्नमेंट प्रमोट नहीं करती है। फिर देखते हैं कल्चरल एंड द एजुकेशनल राइट्स। पीपल ऑफ द वेरियस रिलीजन्स, वेरियस लैंग्वेज, कल्चर लिव इन इंडिया। अगर देखने जाए तो हमारा इंडिया का जो कल्चर है वो बहुत ही मिक्स, अलग अलग लाइफ का, अलग अलग वैरायटी का, अलग अलग लैंग्वेज का है, अलग अलग रिलीजन का है।
पीपल ऑफ द इंडिया हैव अ राइट टू प्रिजर्व द लैंग्वेज, स्क्रिप्ट्स, कल्चरल आइडेंटिटी एंड एथेंटिसिटी। देखने जाए तो इंडिया के लोगों को राइट्स मिलता है लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट को, अपनी आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने का, अपनी जो ओरिजिनलिटी है, इथेनिसिटी मीन्स अपनी जो ओरिजिनलिटी है उसको कंजर्व करने का। Any educational institute which rely on the government grant cannot deny admission on the ground of religion, caste, creed, language or the other reasons. गवर्नमेंट की कोई भी ऑफिसेज, जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, कोई भी कास्ट, क्रीड या फिर किसी धर्म के बेसिस पर उन्हें डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाएगी। इफ़ एनी इंडिविजुअल अपील टू बी वोट फॉर द ग्राउंड ऑफ द रिलीजन, कास्ट और लैंग्वेज, देन इट्स कंसिडर एज एन माल प्रैक्टिसेस एज एन एक्ट पर 123(3). अगर कोई भी ये परफॉर्म कर रहा है तो वो पनिशेबल ऑफेंस होगा एज पर द एक्ट 123(3). Any of the state can frame a law and provide the rights to these citizens to form or manage and any of the education institute based on the cultural or linguistic minority। देखने जाए तो कोई भी स्टेट एक ऐसा लॉ बना सकती है जहाँ पे जो सिटीजन्स है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मैनेज करे और जहाँ पे उनका कल्चर और जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है वो बेसिस को उसको प्रमोट कर सकता है। द स्टेट शैल नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड इन गिविंग एजुकेशनल ग्रांट। और जो स्टेट है वो एजुकेशनल जो ग्रांट मिलती है उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाएगा। जो भी स्कॉलरशिप देनी पड़ेगी वो देंगे स्टेट फंड से। और जो लिंग्विस्टिक या फिर रिलीजियस माइनॉरिटी जो इंस्टीट्यूशंस के हैं उनको ये सारी स्कॉलरशिप दी जाएगी कंपल्सरीली। इट्स स्टेट डिज़ायर टू टेक ओवर और द कॉन्फ्लिक्टेड द प्रायोरिटी ऑफ द माइनॉरिटी the India institutes, then it can do so only after giving the proper return। अगर कोई भी माइनॉरिटी है तो उनका भी ध्यान रखा जाएगा यहाँ पे। इन दिस वे इंपॉर्टेंट प्रोविजन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैव बीन मेड इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक स्पेशल एक कॉलम ही बनाई गई है जो एजुकेशन के वे में देखने का काम करता है, एजुकेशन के बारे में अच्छा सोचने का काम करता है, ताकि जो लोग हैं जो डिप्राइव क्लासेस से, जो माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, उन्हें एक गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प मिलती रहे उनके स्टेट फंड में से। आगे की पढ़ाई हम लोग पार्ट 2 में करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में।